जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक, कालिंग विजय, ये सारी चीजें समझा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे चले जाए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, आसान भाषा में जीके जीएस को सीखने के लिए एक अलग ही अंदाज में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए गुप्त वंश, देखिए गुप्त वंश का जो मतलब संस्थापक माना जाता है, ठीक है, वो मानते हैं कि वो श्रीगुप्त थे। ठीक है, इसके वास्तविक जो संस्थापक थे वो कुछ और ही थे, कोई और ही था, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त को मानते हैं। ठीक है, गुप्त वंश को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, जैसे मौर्य वंश को हमने समझाया था कि जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इसमें भी है कुछ स्रोत। चलिए समझ लेते हैं वन बाय वन क्या है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, तो एक भी चीजों को मिस न करें आप। ठीक है, देखिए गुप्त वंश को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख तथा रानी प्रभावती के पुना ताम्रपात्र, ठीक है, पुना ताम्रपात्र अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आगे का स्टेप क्या है कि गुप्त वंश का आरंभिक उदय बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मतलब आरंभिक उदय मतलब यहीं से होता है। ठीक है, पूरे भारत में, यानी कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ही इसका विस्तार होता है। जबकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं जो थी एवं शिलालेख तथा अभिलेख कौशाम्बी से मिलते हैं। कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद उस समय था, जबकि अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो वहां से मिलते हैं। गुप्त वंश का जो उदय हुआ वो 3री शताब्दी के अंत में हुआ। समझिए, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 3री शताब्दी के अंत में हुआ होगा, यानी कहने का मतलब 17 शताब्दी पहले। काफी मतलब प्राचीन बातें हैं, काफी भूतकाल की बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि हेमराज चौधरी के अनुसार, हेमराज चौधरी इतिहासकार थे, ठीक है, तो उनके अनुसार गुप्त वंश क्या थे? ब्राह्मण थे। आपको भी पता है कि संविधान के अनुसार भी जातियों को, ठीक है ना, कैटेगरी 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पहले भी क्या थे? 4 चीज में, 4 वर्ग में बांटा गया था। ठीक है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ठीक है, ये सारी चीजें। तो श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन लोग को महाराज इतना पावर उपलब्ध था, उतना तो विधायक नेता को नहीं होता। ये खुद को कुछ भी उपाधि दे देते थे, कोई सिक्का चलवा देते थे, नियम बदल देते थे, मतलब इट इज मोर पावर, अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें होती है। तो मतलब इसको बहुत सारे पावर मिले थे। चलिए, तो इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बने थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चंद्रगुप्त, अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हम आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब ये है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के मतलब ये सारे वंशज हैं। देखिए इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 319 से 335 ईसा था। यह गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ठीक है, स्वतंत्र शासक था। इसने महाराज धीराज की उपाधि हासिल की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या था कि मानते हैं कि श्रीगुप्त हैं, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आगे समझते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईसा पूर्व में, ठीक है, 319 ईसा पूर्व में गुप्त वंश, ठीक है, सॉरी, गुप्त समोत चलाई गई। ठीक है, जैसे विक्रम समोत है, ठीक है, उसी तरह ये था गुप्त समोत चलाई गई। मतलब जो जो अपने शासन में आया अपने नियमों को बदला, ठीक है, बदलाव किए, परिवर्तन किए। तो चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवी राजकुमारी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, शादी कर लिया। और शादी करने के बाद उन्होंने राजा रानी, ठीक है, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। मतलब आप मान लें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, और उनकी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, उन दोनों का जो इमेज था, प्रतिबिंब था, एक सिक्के पे जड़वाया, बनवाया, और उसी के सिक्का का चलाना मतलब प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रेम का प्रतीक था। उस सिक्के को प्रेम का प्रतीक भी कहा गया है। तो पूछता है कि किसने चलवाया और इसे क्या कहा गया है? तो किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया, इसे प्रेम का प्रतीक भी कहते हैं। ये दो चीजें आपको मिल जाए यहाँ से। चलिए
आगे यहाँ पे आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, ये महाराज इनका तो पूछना ही नहीं है, इनका तो मतलब एक अलग ही पावर मतलब है। ठीक है, समझते हैं। देखिए समुद्रगुप्त 335 ईसा से लेकर के 375 एडी यानी कि आफ्टर डेथ। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त, ठीक है, वो स्वयं को लिच्छवी दहित्र कहा। उन्होंने क्या कहा स्वयं को, मतलब देखिए इन लोगों को इतना पावर अवेलेबल था, उपलब्ध था इन लोगों के पास कि स्वयं को कुछ भी उपाधि दे देंगे, किसी को मार देंगे, है ना, या साम्राज्य को हड़प लेंगे, या सारी चीजें, क्योंकि इनके पास बहुत सारी सैनिक है। देखिए कोई भी चीज अगर जीतता है, कोई भी अगर पक्ष जीतता है, कोई भी देश जीता है, तो एक्चुअली उसके पास पावर होती है। ठीक है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब जैसे उसामा बिन लादेन को मारा गया, ठीक है, 2011 में, तो अमेरिका ने उसे मारा। एक्चुअली अमेरिका की टेक्नोलॉजी ने उनको मारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकी ने, उनकी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं कर पाती तो कैसे मार पाते वो लोग, है ना। हमारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, अमेरिका का सैटेलाइट देख सकता है, किस कंपनी का है वो देख सकता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा विकसित हो गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है। चलिए समझते हैं। इनके शासनकाल में गुप्त वंश अपने उस उत्कर्ष पे था, मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पे था। ठीक है, गुप्त वंश। ठीक है, आगे समझते हैं कि प्रथम गुप्त वंश का जो शासक जिसने, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ करवाया, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ करवाया, वो कौन था, तो यही समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त था, और इसे अश्वमेघ यज्ञ कर्ता भी कहा गया, या अश्वमेघ कर्ता भी की उपाधि दी गई, तो उसे कहा गया अश्वमेघ कर्ता। ठीक है, समुद्रगुप्त दक्षिण भारत जीतने वाला, ठीक है, पहला गुप्त शासक था। समझ लीजिए, यानी कि जो समुद्रगुप्त था, ठीक है, वो दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम शासक बना था। ठीक है, काफी सेना थी, काफी ताकतवर था। ठीक है, जिसके जो सेनापति थे, सेनापति वो वीरसेन थे। ठीक है, दरबारी कवि उस समय कौन थे, हरिसेन थे। तो देखिए हरिसेन, आई होप कि तानसेन के गुरु रहे थे। ठीक है, तो तानसेन के गुरु कौन थे, तो हरिसेन थे। ऐसा सुनने में आता है, ठीक है, कि जब हरिसेन गाते थे तो पक्षियां मतलब गाना बंद कर देते थे, बादल बरसने लगते थे, ये सारी चीजें ऐसे, मतलब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, आगे समझते हैं कि समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 शासकों को, उत्तर भारत के 9 शासकों को तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को लगातार पराजित किया था। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यू 9 शासक उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के 12 शासकों को लगातार पराजित करना खुद में बहुत ही अहम बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफी ताकतवर रहा होगा ये बकलोलवा। ठीक है, तभी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि समुद्रगुप्त के समस्त, ठीक है, विजय का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, वो हरिशरण के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जो संस्कृत भाषा के, ठीक है, चंपू शैली में लिखी गई है, चंपू शैली में लिखी गई है। ठीक है, अब विसेंट जो एक इतिहासकार थे वो ये बताते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उनके अनुसार, किन के अनुसार, यानी कि विंसेंट के अनुसार। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन की नजर में किसको देखते हैं ना, उसे किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त में भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, गलती से मैं लिख दिया था। ठीक है, चलिए आप समझ जाएंगे। समुद्रगुप्त काला प्रेमी था, यानी कला, कला का मतलब क्या है, काला नहीं, कला, आर्ट। तो उससे क्या कह दिया गया, ठीक है, उसे कहा गया मतलब क्या, कवि राज कह दिया गया। कला का एक्चुअली प्रेमी था वो। ठीक है, गान करना, लिखना, ठीक है, मतलब उसे जितने भी गुण थे, क्वालिटी, उसे प्रेम था उसको, ना कि किसी वस्तु से था, ना कि स्त्री से था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आप यहाँ पे प्रवेश लेते हैं, एंट्री करते हैं 380 से 412 ईसा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवव्रत, ठीक है, सॉरी देवगुप्त तथा देवराज, ठीक है, देवश्री आदि के नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि देवगुप्त कौन थे, है ना, इनका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही तो नाम है वो, देवराज या देवश्री या देवगुप्त आदि नामों से जानते हैं। नोट, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझते हैं। देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने रजत के सिक्के चलवाए, रजत के सिक्के मतलब सिल्वर क्वाइंस, चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे रट ले, याद कर ले बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा प्रथम शासक गुप्त वंश का जिसने सिल्वर क्वाइंस चलाए, तो भाई साहब वो कौन था, तो यही था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे समझते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी जो यात्री था, इनके ही शासनकाल में चीनी यात्री कौन था, तो फाह्यान था। तो चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। ठीक है, और उस समय
चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजवैद्य थे, ठीक है, वो कौन थे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखिए, राजवैद्य थे, वो धन्वंतरी थे, ठीक है। तो जो धन्वंतरी थे उन्हें हम भारत का, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य भी कहते हैं। उन्होंने ही आयुर्वेद का मतलब क्या बोलते हैं, नींव रखी, या उन्होंने शुरुआत की कि मतलब जड़ी बूटी ये इलाज वगैरह, ठीक है। चलिए अब देखिए राजकवि उस समय कौन था, तो कालिदास थे भाई साहब। अब कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे कालिदास, ठीक है। तो चलिए लगातार अब हम लोग समझते हैं आगे में, ठीक है। कुछ 2 टॉपिक रह गए उसको भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं कुमार गुप्त के बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा शासक था, ठीक है, समझ लेते हैं, काफी ताकतवर शासक था। कुमार गुप्त का जो टाइम ड्यूरेशन था, समय काल था, वो था 415 ईस्वी से 454 एडी तक, ठीक है। आगे समझते हैं कि सबसे अधिक अभिलेख कुमार गुप्त ने ही लिखवाए थे, ठीक है, या कुमार गुप्त के मिलते हैं, कुमार गुप्त से ही मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब सॉरी के ही था, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं, इसी के सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। यह दूसरा शासक था, है ना, मतलब गुप्त वंश में यह दूसरा ऐसा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। आगे समझते हैं कि उपाधि इसको क्या क्या मिली थी भाई, तो समझते हैं श्री महेंद्र की या महेंद्रादित्य की तथा अश्वमेघ महेंद्र की मिली थी। ये लोग मतलब अपने से कुछ भी मतलब, ठीक है, इतना पावर उपलब्ध था इन लोगों के पास कि किसी भी चीज की उपलब्धि इन लोग ले लेगा, ठीक है, उपाधि ले लेगा, कोई सिक्का चलवा देगा, कोई नियम बदल देगा, टैक्स, मतलब ये सारी चीजें, समझा ना, कुमार गुप्त के द्वारा ही, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, तो वो यही था, कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है, जिसे कि लगभग ऑक्सफोर्ड महायान फोर्ड का मतलब कि नाम दिया गया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का महायान दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए स्कंदगुप्त के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त का जो टाइम ड्यूरेशन था स्कंदगुप्त का, वो था 455 से 468 एडी। स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठते ही उत्तर प्रदेश के जो हुडो थे, हुडो समझते हैं, देखिए गद्दी पे बैठते ही उत्तर प्रदेश से हुडो का आक्रमण शुरू हो गया। ये भी तो भाई रहे होंगे, इनकी भी तो जनसंख्या ज्यादा होगी, ये भी तो सैनिक रहे होंगे प्रतापी, ठीक है। तो हुडो का प्रतापी राजा जो था वो तोड़पाड़ था, ठीक है, नामो अजीबो गरीबो, समझ रहे हैं, आजकल के नाम तो भाई साहब सुरेश रोमेश हद हो गया है। देखिए स्कंदगुप्त के द्वारा गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील था उसका पुनः निर्माण कराया गया, ठीक है। और ये काम किसको सौंपेगी, तो समझते हैं, देखिए इसका जो मतलब काम सौंपा गया था वो मालवा, ठीक है, मालवा के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को, ठीक है, चक्रपालित को सौंपी गई थी, है ना। और गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त था। तो समझिए एग्जाम में हर बार पूछा गया है या पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो विष्णुगुप्त, भूलना नहीं है, रट लेना है, ठीक है। आगे समझते हैं गुप्त वंश का जो सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था, वो था गरुड़। गरुड़ पक्षी तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जैसे एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो है, नेवी में क्या मार्कस कमांडो है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए मंदिर बनाने की जो कला का शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग हुआ मंदिर बनाने का, ठीक है, जो प्रचलन शुरू हुआ वो गुप्त काल से ही शुरू हो गया था, ठीक है, गुप्त समय से ही शुरू हो गया था, यानी कि गुप्त काल से शुरू हो गया था। गुप्त काल को भारत साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये भारत का मतलब बहुत ही अच्छा काल था, बहुत ही अच्छा समय था। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है, देखिए सती प्रथा का प्रथम प्रमाण वो गुप्त काल में भानुगुप्त के, ठीक है, एरण अभिलेख जिसकी जो रचना वगैरह हुई वो 510 ईस्वी में हुई से मिलता है, ठीक है, भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है। महाभारत और रामायण का जो अंतिम रूप से संकलन हुआ, ठीक है, अंतिम संकलन हुआ वो इसी गुप्त काल में हुआ था। एक और भी खास बात गुप्त वंश में, ठीक है, गुप्त काल में कि त्रिमूर्ति की जो पूजा होती थी, त्रिमूर्ति की जो पूजा का शुरुआत हुआ है ना, वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको गुप्त काल या गुप्त वंश समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।